नमस्कार, मैं हूँ शिवम, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं जानता हूँ कि आप जंतर मंतर पर दिल्ली में, राजधानी में जो कुछ भी हुआ, उसकी खबरें सुबह से देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में करीब-करीब 1 लाख के आसपास और अलग-अलग नंबर्स आ रहे हैं। ये लोग निकले, उनकी मंजिल पार्लियामेंट थी, इजाजत नहीं मिली, फिर भी निकले। पुलिस ने लाठियां भांजी, बैरिकेड लगाए और मानसून सत्र के पहले ही दिन राजधानी पुलिस छावनी में बदल गई। मीडिया इसे कॉकरोच मूवमेंट कह रहा है, एक नाम जो तारीफ से नहीं अपमान से निकला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. युवाओं ने उस अपमान को उठाया और उसे अपनी पहचान बना लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक जुमले पर भड़का हुआ गुस्सा है, तो आप कहानी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं। आज मेरे पास सिर्फ प्रोटेस्ट की तस्वीरें नहीं हैं, मेरे पास संसद के अपने रिकॉर्ड्स हैं, नीति आयोग की मीटिंग की तारीखें हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि पिछले 10 साल में स्थायी नौकरी नाम की चीज भारत में कैसे सिकुड़ती गई। उस पूरे सबूत पर हम आएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि यह आग भड़की कैसे। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ युवाओं का यह शायद पहला इतना बड़ा आक्रोश था। मई 2026 में एक जोक बना, अगर सारे कॉकरोच साथ आ जाएं तो। ये लिखा था बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अभिजीत दीपके ने। जोक वायरल हुआ और कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक सटायरिकल पार्टी बन गई, शुरुआत में मजाक में। लेकिन 28 जून को कहानी तब बदली जब शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल उन्होंने शुरू की। मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, बार बार हो रहे परीक्षा पेपर लीक को लेकर वो इस्तीफा दें। और 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरिया उठाया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसी रात से भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और सोमवार तक ये संसद तक मार्च की शक्ल में तब्दील हो गई। एक मजाक इतनी जल्दी नेशनल मूवमेंट कैसे बना? जवाब मजाक में नहीं, नंबर में है। 25 में सरकारी डेटा कहता है कि 15 से 29 साल की उम्र में बेरोजगारी की जो दर है वो 9.9% है। शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 13% से ज्यादा तक पहुंच गया। पेपर लीक सिर्फ एक ट्रिगर था, असुरक्षा पहले से जमा थी इन युवाओं के भीतर। अब मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूं, सिर्फ तारीखें, सिर्फ बयान, सिर्फ नतीजे। आप खुद तय करिए ये संयोग है या पैटर्न है। 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया मिशन लॉन्च करते हैं। वो कहते हैं कि अगले 1 दशक में भारत के पास 4 से 5 करोड़ सरप्लस मैन पावर होगी और अगर इसे स्किल नहीं दिया गया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड खुद एक चुनौती बन जाएगा। वो कहते हैं आने वाले सालों में भारत दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बनेगा। इनके इसी बयान में उनका झूठ छिपा हुआ है। कितना बड़ा झूठ, ये मैं आपको बताऊंगा। ये झूठ इसलिए भी पता चलता है क्योंकि जब 20 जुलाई को लाखों की तादाद में छात्र जंतर मंतर से संसद तक लिए निकले, उस वक्त भी प्रधानमंत्री प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए सत्र से पहले, और यहां पर भी उन्होंने सटायर में बात की। उन युवाओं के बारे में बात नहीं की जो 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर वहां डटे हुए। 11 साल बाद, जो मैंने शुरू में जिक्र किया प्रधानमंत्री के बयान का, जुलाई 26 में अगर आप देखें तो वही मैन पावर दिल्ली की सड़कों पर खड़ी है, डिग्री लिए, स्किल सर्टिफिकेट लिए, पुलिस बैरिकेड के सामने। जुलाई 22 में खुद सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब दिया। उस जवाब के मुताबिक 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया और नौकरी मिली सिर्फ 7 लाख को। इस नंबर को दोबारा सुनिए, 22 करोड़ आवेदन, 7 लाख नौकरियां, सफलता की दर 0.3% से भी कम। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये खुद सरकार का संसद में दिया गया आंकड़ा है। तो आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 0.3% कामयाब हुए। और जो आवेदन बाकी बचे, उनमें से एक बड़े हिस्से को एक और दीवार का सामना करना पड़ा। वो दीवार है पेपर लीक। एक बड़े अखबार की जांच में यह सामने आया कि राज्य सरकारों की परीक्षाओं में सिर्फ 1.04 लाख पदों के लिए हुए 41 पेपर लीक की घटनाओं में करीब 1.5 करोड़ युवा उम्मीदवारों को सीधे
परेशान किया गया है, उनको प्रभावित किया, और इनमें से ज्यादातर आज भी भर्ती प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस मेरिट के नाम पर परीक्षा प्रणाली बनी थी वही अब भर्ती को रोकने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। यही वो गुस्सा है जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग बनकर संसद तक पहुंच गया, और इस ढीठ सरकार ने वो मांग नहीं मानी। निष्पक्षता का ब्रेक और सरकार का अपना पक्ष क्या है? ईमानदारी से अगर आप दूसरा पक्ष देखें, क्योंकि सिर्फ एक साइड के आंकड़े मैं आपको अभी तक बता रहा था, टीवी भी आपको एक ही साइड के आंकड़े दिखा रहा है, वो सरकार के साइड है। 2024 में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अलग तस्वीर पेश की। बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 17.9 करोड़ नई नौकरियां, यूपीए के मुकाबले 2.9 करोड़ के बरक्स। बेरोजगारी दर 17-18 के 6% से गिरकर 23-24 में 3.2% पे आ गई। युवा बेरोजगारी 17.8% से गिरकर 10.2% आ गई। यह श्रम मंत्री के आंकड़े हैं उस वक्त के। यहाँ एक टेक्निकल पेच है जो हर दर्शक को समझना चाहिए। रोजगार और स्थायी अच्छी सैलरी वाली नौकरी एक चीज नहीं है। आलोचकों का आंकड़ा उस नौकरी की क्वालिटी पर सवाल उठाता है। दोनों पक्ष सही आंकड़े दे रहे हैं, बहस इस बात पर है कि कौन सा आंकड़ा असली तस्वीर बनाता है। अब आखिरी तारीख जो इस टाइमलाइन को एक चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाती है। 11 जून 2026 को, आज से ठीक करीब 39 दिन पहले, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। वो कहते हैं कि भारत के करीब 70 करोड़ युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट डिविडेंड में बदलना होगा। बड़े लच्छेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं पीएम साहब। 39 दिन बाद वही सबसे बड़ी ताकत जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च कर रही होती है और दिल्ली पुलिस उन्हें बैरिकेड और लाठी से रोक रही होती है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, चुपचाप 2 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल जाते हैं। पार्लियामेंट स्थगित कर दी जाती है। मानसून सत्र पहले दिन। मैं यहाँ कोई निष्कर्ष आप पे नहीं थोप रहा हूं, मैं बस दोनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। 11 जून की और 20 जुलाई की 39 दिन की दूरी पर आप तय करिए कि ताकत और बैरिकेड के बीच का ये फासला कैसे बना। अब उस डेटा पर जिसका दावा मैंने शुरुआत में किया, क्योंकि अग्निपथ योजना इस पूरी कहानी की सबसे साफ केस स्टडी है। सरकार इसमें यह तर्क देती है कि अग्निपथ सेना को जवान और तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सेना को बजट के नजरिए से नहीं देखा जाता, लेकिन डेटा एक समानांतर सच भी बताता है। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आया अग्निवीर पूरे करियर तक सेवा देने वाले जवान के मुकाबले सरकार को काफी कम खर्च में पड़ता है, क्योंकि 75% अग्निवीरों को पेंशन मिलती ही नहीं है। यही पैटर्न बीएसएनएल, रेलवे और कई सरकारी विभागों में दोहराया गया, जहां स्थायी भर्ती की जगह थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ रखा जा रहा है। यहां मैं आपको साफ कर दूं, ये कोई गुप्त साजिश नहीं है, ये सरकार का घोषित बजट दस्तावेजों में दर्ज तर्क है। सवाल साजिश का नहीं है, प्राथमिकता का है। क्या नौकरी की सुरक्षा को बजट के दबाव में बलि चढ़ाना सही मॉडल है? आप जरूर जवाब दीजिए कमेंट करके। दूसरा टुकड़ा शिक्षा का, जिसको लेकर यह आंदोलन हो रहा है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी यानी HEFA 2017 में बनी संस्था है, जिसका काम है सरकारी यूनिवर्सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट नहीं लोन देना। तर्क था इससे यूनिवर्सिटीज ज्यादा अकाउंटेबल बनेंगी। आलोचकों का तर्क है कि जब संस्थान को कर्ज चुकाना पड़ता है तो वो बोझ अक्सर फीस के जरिए छात्र तक पहुंचता है। कई केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और IIT IIM में फीस बढ़ोतरी को लेकर हुए छात्र आंदोलनों में HEFA लोन रीपेमेंट का सीधा हवाला दिया गया। अब दूसरा पक्ष, एक और बार रक्षा और नीति विश्लेषकों का एक तबका, जिसमें कई रिटायर्ड डिफेंस अफसर भी शामिल हैं, वो ये तर्क देते हैं कि अगर पेंशन बिल इसी रफ्तार से बढ़ता रहता है तो सेना के पास नए हथियार, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं बचता। चीन ने भी अपनी सेना को 2003 से लगातार छोटा और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया है। इनका तर्क है कि बिना पर्सनल कॉस्ट घटाए कोई भी सेना आधुनिक नहीं रह सकती। ये कोई हल्का तर्क नहीं है। कैपिटल और रेवेन्यू खर्च का संतुलन एक असली तकनीकी समस्या है। अगर हम इस डेटा को नकार दें तो हम भी उतनी ही बेईमानी करेंगे जितनी वो टीवी एंकर करते हैं जो सिर्फ एक साइड दिखाते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पेंशन बिल की समस्या असली है या नहीं। असली सवाल ये है कि उस समस्या का हल स्थायी नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना होना चाहिए या पेंशन सिस्टम का ही स्ट्रक्चरल सुधार। यही वो बहस है जो आज जंतर मंतर से लेकर संसद तक चल रही। भले नारे इस्तीफा दो के लग रहे हों, लेकिन इसके भीतर
वही नाकामी छिपी है जो 0.3% की मैंने आपको बताई। अब एक और तारीख आप याद कीजिए जो शायद आपको हैरान कर, क्योंकि ये आज से 60 साल पुरानी है, फिर भी बिल्कुल आज जैसी ही आपको लगेगी। 7 नवंबर 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार, संसद अधिवेशन चल रहा था और दिल्ली की सड़कों पर करीब 1 से 1.25 लाख लोगों की भीड़ त्रिशूल, तलवार और गदा लिए भगवाधारी नागा साधु सबसे आगे संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे। मांग थी गोहत्या पर पूरे देश में बैन। इस आंदोलन को खड़ा करने वालों में शामिल थे भारतीय जनसंघ, यानी जो आज सत्ता में है, इनके ही पुराने लोग, उनका पुराना अवतार, साथ में आरएसएस, हिंदू महासभा और आर्य समाज। स्वामी करपात्री जी और 3 शंकराचार्यों का आशीर्वाद इस आंदोलन के साथ था। भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, संसद परिसर के आसपास के इलाकों को घेर लिया, कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के घर में आग लगा दी गई, पुलिस फायरिंग हुई। आधिकारिक बयान के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई, 1 कांस्टेबल समेत, और करीब 830 लोग गिरफ्तार हुए, ज्यादातर साधु। 2 दिन बाद 9 नवंबर को गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही दबाव बनने के बाद। और अगले साल फरवरी 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें और वोट शेयर दोनों में बड़ी गिरावट आई। इतिहासकार इस राजनीतिक झटके को उस नवंबर की घटना से सीधा जोड़कर देखते। अब जरा गौर कीजिए, 60 साल पहले जो पार्टी सत्ता में नहीं थी, उसने एक जन आंदोलन को खड़ा होते देखा, उसका साथ दिया और सरकार को झुकते देखा। आज वही राजनीतिक विरासत सत्ता में है और सड़क पर खड़ा आंदोलन उसी के खिलाफ है। उस वक्त साधु थे, इस वक्त युवा है। मैं यहाँ कोई सीधा नतीजा नहीं निकाल के दे रहा हूं आपको। 1966 का मुद्दा धार्मिक था, 26 का आर्थिक और प्रशासनिक है। दोनों की प्रकृति अलग है और दोनों की तुलना एक बराबर करना गलत होगा, लेकिन एक पैटर्न जरूर दोहराता हुआ दिखता है। जब भी किसी बड़ी भीड़ ने संसद को घेरने की कोशिश की है, चाहे वजह कोई भी रही हो, अगले चुनाव में उसका राजनीतिक असर दिखा है। इतिहास गवाह है कि दिल्ली की सड़कों पर उठी आवाजें संसद के अंदर तक पहुंचे बिना नहीं रुकती। सवाल ये नहीं है कि आज का आंदोलन 1966 जैसा बड़ा होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग इतिहास से कुछ सीखेंगे या हर 60 साल में यही सबक दोहराया या सिखाया जाएगा। आज सड़कों पर जो युवा खड़ा है वो सिर्फ एक पेपर लीक पर गुस्सा नहीं निकाल रहा, वो एक दशक के उस पैटर्न पर सवाल उठा रहा है जिसमें नौकरी शब्द की परिभाषा ही बदल दी गई। स्थायी से कॉन्ट्रैक्चुअल, पेंशन से नो पेंशन, ग्रांट से लोन, और 11 जून से 20 जुलाई के बीच के 39 दिनों ने दिखा दिया कि सबसे बड़ी ताकत कहलाने और सड़क पर बैरिकेड झेलने के बीच फासला कितना छोटा है। क्या ये पैटर्न गलत है? क्या इसका कोई बेहतर विकल्प है? इसका जवाब सीधे एक रिपोर्ट में नहीं दिया जा सकता। मिलेगा आपको इसका जवाब तभी जब आप खुद अपने इलाके की भर्ती, अपनी यूनिवर्सिटीज की फीस, अपने राज्य की कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों का डेटा मांगना शुरू करेंगे इस सरकार से। अगर आपको लगता है कि ये चैनोलॉजी सिर्फ आपकी नहीं, आपके जैसे लाखों लोगों की समझने के लायक है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं आपको फिर कल नई स्टोरी के साथ मिलूंगा, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट है, ये निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। बहुत शुक्रिया।